Okay. Yes. So this is a very small revision of a very famous topic prospectus, and अगर टाइम बचेगा तो हम कुछ और टॉपिक्स भी रिवाइज करेंगे. प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 70 में दी गई है. एंड एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोस्पेक्टस, इसको इन्विटेशन टू ऑफर बोलते हैं. हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इस वर्ड को सुनते थे, बट ऑफ कोर्स अभी हम लोग कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं. एंड इट इंक्लूड्स RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस सब पढ़ेंगे आज, और एनी अदर नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक. ओके, नाउ इस चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ये कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लाने का सोचती है तो पहले उसको एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सेबी के पास कुछ टाइम के पहले फाइल करना पड़ता है. बिफोर यू गो विथ आरओसी, बिफोर यू फाइल प्रोस्पेक्टस विथ आरओसी के पहले आपको ये प्रोस्पेक्टस सेबी के पास फाइल करना पड़ता है, और बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं प्रोस्पेक्टस में. एंड ये डिस्क्लोजर्स याद रखिएगा, ये डिस्क्लोजर्स जो होंगे प्रोस्पेक्टस के अंदर, दीज डिस्क्लोजर्स विल बी एज पर कंपनीज एक्ट एज वेल एज सेबी के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं. ओके, तो जब हम सेक्शन 26 देखेंगे तो हम उन कंटेंट्स विच आर यूजुअली टू बी रिफ्लेक्टेड इन प्रोस्पेक्टस वो भी देखेंगे. फिर एक और शब्द आता है हमारे लेक्चर के दौरान, बार बार आ रहा था, अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टस. अब्रिश्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? समराइज्ड. तो व्हाट इज दिस? ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सर्कुलेट होता है, एंड इट कंटेन्स सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस इन समराइज्ड फॉर्म एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो ये भी अपने को एक बार पता होना चाहिए था. ओके, अब कुछ ऐसा केसेस भी होते हैं जहां अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टस हमें सर्कुलेट करने की दरकार नहीं पड़ती है, प्राइवेट प्लेसमेंट में दरकार नहीं पड़ती है, या अंडरराइटर्स के साथ जब अग्रीमेंट करते हैं, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही आप दे रहे हो तो भी अब्रिश्ड प्रोस्पेक्टस फिर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं देनी पड़ती है. सेक्शन 26 में डायरेक्टली 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. आई डोंट नो व्हाई दे गिव दिस क्वेश्चन, बोगस है, कि प्रोस्पेक्टस में क्या आप लिखोगे. हमेशा प्रोस्पेक्टस में याद रखना डेटेड होगा, साइंड होगा, एंड इट विल कंटेन सच इंफॉर्मेशन and such reports on financial information as may be prescribed by SEBI in consultation with central government. ये लर्न करना है वर्ड टू वर्ड. रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड बाय सेबी. उसके बाद एक लाइन और है, प्रोस्पेक्टस विल ऑल्सो मेक अ डेक्लेरेशन. क्या चीज की डेक्लेरेशन प्रोस्पेक्टस करेगा? अबाउट द कंप्लायंस ऑफ, क्या चीज का कंप्लायंस? कंपनीज एक्ट, SCRA एक्ट, सेबी एक्ट, ये सब का कंप्लायंस करते हुए आप ये पब्लिक इशू ला रहे हो. प्रोस्पेक्टस शैल मेक अ डेक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ, यानी कि देखो यहां कंप्लायंस डिक्लेरेशन से रिलेटेड कुछ भी है, और आप देख रहे हो यहां पर डेट से रिलेटेड कुछ है, आई से रिलेटेड कुछ है, आर से कुछ रिलेटेड है. ओके, ICDR शॉर्ट में आपको ये भी दिख रहा होगा, जो भी शॉर्टकट आप लगाना चाहो. डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस की आपने इन चीजों का, इन एक्ट का कंप्लायंस किया, ये भी मुझे प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ता है. सो दिस इज अबाउट मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस. वीडियो पॉज करोगे घर में, वापस इन ऑब्जर्वेशन और इन शब्दों को आप देखोगे क्या आपके आंसर में ये वर्ड्स आ रहे थे या नहीं आ रहे थे. नेक्स्ट आप देखोगे कि प्रोस्पेक्टस जैसा हमने देखा आरओसी के पास भी जमा होता है, ये भी होता है, वो सब देखा ना. कई बार प्रोस्पेक्टस में कोई इंजीनियर, वैल्यूअर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई रिपोर्ट रहता है, तो उनको हम एक्सपर्ट, अगर उनका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे कुछ उनका रिपोर्ट है तो उनका एक रिटन कंसेंट चाहिए. उनका नाम अगर आप यूज कर रहे हो, एक्सपर्ट के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है. एक्सपर्ट ये लोग नहीं होने चाहिए जो कंपनी के प्रमोटर या मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. उन्होंने रिटन कंसेंट दिया है और रिटन कंसेंट विड्रॉ ना किया हो, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना होगा. आफ्टर दिस प्रोस्पेक्टस तुमने आरओसी को भी फाइल कर दिया. पहले सेबी को फाइल करने बोला था मैंने ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, तुमने आरओसी को भी प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया. विद इन 90 डेज नाउ यू मस्ट सर्कुलेट. 90 डेज से बियॉन्ड मत करना. तो इस 90 डेज पर कई बार एमसीक्यूज अपने देखे हैं, इट कैन बी आस्क्ड. और कभी कभी प्रोस्पेक्टस आपको सर्कुलेट करने की दरकार ही नहीं पड़ती है. ये दो टिपिकल बोरिंग केस है, एक बार नजर डाल लीजिएगा. पहले जमाने में बहुत आता था, इन रीसेंट ईयर्स दे हैवंट आस्क्ड. नाउ ये जो सेक्शन 27 है, वी हैव डन when we were doing or when we'll do the revision of change in object clause. आपने IPO में कुछ पर्पस लिखा था, चेंज इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ IPO, कि हमने प्रोस्पेक्टस का पैसा ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे, और अब आप बोल रहे हैं हम हाइडल पावर के लिए यूज करेंगे या कोई और पर्पस के लिए. तो अगर आप वेरिएशन लाते हो
ऑब्जेक्ट्स फॉर विच यू हैव रेज्ड मनी और आप ये करना चाहते हो, तो आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करना चाहिए जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बट तुम कभी ये नहीं कर सकते 4 स्टेप्स फॉलो करके अब मैं वो आईपीओ के पैसे से दूसरे लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदूंगा, सिक्योरिटीज खरीदूंगा। दैट कैन नॉट बी डन। तो ये पॉइंट्स याद रखना कि अगर आप आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना चाहते हो या कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोस्पेक्टस में लिखे थे उनमें वेरिएशन लाना चाहते हो, तो एसआर बाय पोस्टल बैलेट 2 न्यूज़पेपर्स में पास 1 में आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, रीजंस फॉर वेरिएशन लिखोगे, वेबसाइट पर भी नोटिस डालोगे, एंड जो लोग हाँ नहीं बोले थे ना उनको पैसा दिलवाओ हाथों हाथ प्रमोटर्स के द्वारा एट एग्जिट प्राइस। और ये एग्जिट प्राइस सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार डिटरमिन होगा। दिस एग्जिट प्राइस विल बी डिटरमिन्ड एज पर सेबी रेगुलेशंस। तो दिस इज सेक्शन नंबर 27। नाउ सेक्शन 28 क्या बोलता है? दिस इज अगेन वेरी पॉपुलर। ऑफर ऑफ सेल या ऑफर फॉर सेल्स, बट सिनोनिमसली ऑफर फॉर सेल आपको कई बार ज्यादा मेरे मुंह पर आता है कि कंपनी के जो बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं ना या बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो अपना शेयर होल्डिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, कंपनी के थ्रू बिकवाते हैं। सो ऑफर फॉर सेल जो व्हेन सर्टेन मेंबर्स in consultation with board of directors they offer their shares to public through the company, that is offer for sale. यूजुअली इसमें कब होता है वो एग्जांपल मैंने बताया था, गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली डिसइन्वेस्ट देयर शेयर होल्डिंग इन पीएसयू थ्रू ऑफर फॉर सेल। तो ये जब प्रमोटर्स लोग अपना शेयर होल्डिंग कंपनी के थ्रू बिकवा रहे हैं उसमें याद रखना ऑफर फॉर सेल में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए जो नॉर्मली 90% आपने सुना होगा चाहिए होता है पब्लिक इशू में। यहां पे इतना ऐसा मिनिमम एप्लीकेशन मनी आए ये भी नहीं चाहिए। ओके एंड जो भी खर्चा लगता है इसके लिए जो मतलब बेसिकली वो प्रमोटर्स कंपनी को लौटाएंगे, बिकॉज कंपनी नहीं ला रहा है, ये कोई नया आईपीओ नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे। बेसिकली प्रमोटर्स अपना शेयर्स ऑफलोड करवा रहा है मार्केट में, उनकी होल्डिंग कम हो रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर ऑफ सेल। सेक्शन 29 ये हमने ट्रांसफर ट्रांसमिशन चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी आप पब्लिक ऑफर अब लाते हैं तो आपको डीमैट फॉर्म में लाता है। इवन प्राइवेट कंपनी जब आप शेयर्स इशू करेगी वो भी डीमैट में करेगी। इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, स्मॉल प्राइवेट कंपनीज अभी भी फिजिकल शेयर्स इशू कर सकती है। एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस सिंपल ज्ञान है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि एक बार अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस नाम का प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया आपने तो आने वाले 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। अंडरस्टूड? आपको वापस से प्रोस्पेक्टस फाइल करने की दरकार नहीं पड़ती है सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर में। यू डोंट हैव टू फाइल द प्रोस्पेक्टस अगेन। ओके, अ कंपनी फाइलिंग अ शेल प्रोस्पेक्टस, उसको बस क्या करना होगा कि अगर आपने अभी जुलाई में एक फाइल कर दिया तो आप जब सपोज नवंबर में ला रहे हो तो आपको बस एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, क्या वर्ड यूज हुआ है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, which is containing, learn this language, all important facts about the new charges created between the two dates, changes in the financial position, ये सब चीजें आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में फाइल करनी पड़ेगी इन पास 2 विद इन 1 month प्रायर टू द इश्यू ऑफ अ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर। सो प्लीज पॉज करके इसको लर्न करिए कि आप शेल प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिए, उसमें गुड न्यूज था 1 ईयर की वैलिडिटी पीरियड है, बट अगर आप फिर से सब्सिक्वेंट ऑफर लाते हो तो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा आपको कंटेनिंग ऑल मटीरियल फैक्ट्स। मेरे साथ लिपसिंग करते रहिएगा ताकि वर्ड टू वर्ड याद हो जाए। ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द न्यू चार्जेस क्रिएटेड, कोई से लोन मिला और आपने सिक्योरिटी क्रिएट की हो प्रॉपर्टी पे, चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी जो हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज इन पास 2 एंड ये 1 month प्रायर टू द सक्सीडिंग ऑफर या सेकंड ऑफर फाइल होता है। तो यहां से एमसीक्यू भी आ सकता है और जो भी आ सकता है, बहुत टाइम दीजिएगा इस चीज को। एंड वेयर अ कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन आ गया पुराना शेल प्रोस्पेक्टस के आधार पर, एडवांस पेमेंट भी आ गया चेंज आने के पहले, तो आप उन चेंजेस के बारे में उन लोगों को बताइए जिनके एडवांस पैसे आ गए एंड उनको ऑफर दीजिए, दे कैन विड्रॉ देयर एप्लीकेशन एंड उनका सारा पैसा रिफंड करना होगा आपको विद इन 15 डेज। अगर वो चाहें तो पैसा रिफंड लेकर निकल सकते हैं। तो दिस इज अ जोन विच यू शुड रीड। तो शेल प्रोस्पेक्टस इज एक्चुअली शेल प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तो उनको 15 दिन के अंदर रिफंड भी मिलना चाहिए। तो नोट करिए आपके सारे मार्किंग्स हैं क्या, एंड इफ एनीथिंग इज मिसिंग आउट प्लीज चेक इट आउट। नोट करिए।
Okay, sure everyone. Okay, red herring prospectus. Now, what is the meaning of the word red herring prospectus? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में लाल प्रोस्पेक्टस नहीं है. बेसिकली आजकल आपने सुना होगा, मैंने क्लास में पढ़ाया था कि जो प्राइस होता है आईपीओ का वो बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म के थ्रू डिटरमिन होता है, एंड वहां पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल होता है. सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट हैव complete details about the volume and the price of securities included. It is a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities included. जो भी कंपनी प्रपोज करता है टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मे इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी. पहले वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट करता है, फिर बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से बिडिंग आता है, बिडिंग में रिस्पॉन्स देखते हुए ऑप्टिमम प्राइस फिक्स किया जाता है. तो यहां पर देखो लैंग्वेज क्या है. अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शैल फाइल इट विद आरओसी. एमसीक्यू या लर्न इस लाइन को एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट. आरओसी के पास भी ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल हो जाना चाहिए. पहले तो सेबी को दिया होगा आपने, और आरओसी के पास 3 दिन पहले बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर ये फाइल हो ही जाना चाहिए. और इसमें भी सारे ऑब्लिगेशंस आपके प्रोस्पेक्टस की तरह होगा. एंड एक लाइन लिखा है, वेरिएशन अगर कुछ आता है बिटवीन अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अ प्रोस्पेक्टस विल बी हाईलाइटेड एज वेरिएशंस इन द प्रोस्पेक्टस. एंड बाद में जब ऑफर क्लोज हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस वापस से आप जमा दोगे आरओसी एंड सेबी के पास, जहां पे आप बताओगे टोटल कैपिटल रेज्ड, द क्लोजिंग प्राइस, ये सारा बताते हुए आप जमा दोगे अब, एंड अदर डिटेल्स विच वर नॉट इंक्लूडेड इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का डायरेक्टली नहीं आता, एक स्टोरी आएगा, मैं आपको बुक में दिखाऊंगा. अभी मार्केट में वोलैटिलिटी है, एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं लगा पा रहा है, एडवाइज द कंपनी विच प्रोस्पेक्टस शुड बी इशूड एंड एक्सप्लेन सम डिटेल्स अबाउट दोज प्रोस्पेक्टस. तो वहां पर आपको ये सब बताना पड़ेगा फिर सारे पॉइंट्स, कि एक बार आपने सेबी के पास फाइल किया होगा ड्राफ्ट, फिर आप आरओसी को 3 दिन पहले दे दीजिए, ऑफर खुलने के पहले 3 दिन पहले, एंड फिर ऑफर बंद होने के बाद भी आप जमा देंगे आरओसी सेबी को विद द कंप्लीट डिटेल्स. जो पहले पेंडिंग थे डिटेल्स अब आप जमा दोगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? अगर कुछ मिस हुआ हो क्लास करने के समय आपके मार्किंग्स में, प्लीज चेक इट एंड इनकॉर्पोरेट दोज पॉइंट्स. उसी तरह यहां पर अब पॉइंट आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म वाली बात, जो हमने पहले ही पढ़ ली थी, अब्रिश प्रोस्पेक्टस वाली बात. नेक्स्ट वी हैव क्रिमिनल लाइबिलिटी. क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर प्रोस्पेक्टस. अगर कोई प्रोस्पेक्टस आपके सर्कुलेट हुई है उसमें अनट्रू स्टेटमेंट है, ओके, तो एवरी पर्सन हु ऑथराइजेज द इश्यू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस, यूजुअली डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एक्सपर्ट्स, तो एवरी पर्सन जो भी अगर इसमें अनट्रू स्टेटमेंट है और वेर ओमिशन, कोई ऐसा ओमिशन है जिससे मिसलीड हो जाए आदमी, सर हम कुछ गलत नहीं लिखा है, ओमिशन अगर मिसलीड कर रहा है, तो एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज, क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या लिखा है, हर व्यक्ति जो ऑथराइज कर रहा है इस इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को, उसके ऊपर 447 लग जाएगा. पर बच सकता है वो आदमी अगर वो ये प्रूव कर दे कि इमटेरियल स्टेटमेंट था, and if he had reasonable grounds to believe and he actually believed up to the time of issue of prospectus. ओके, अगर या तो दिखा दे कोई इतना वैल्यू वाला स्टेटमेंट ही नहीं था, दैट उसको एक्चुअली लग रहा था स्टेटमेंट ट्रू है, एंड वो ग्राउंड्स उसके जस्टिफिएबल होने चाहिए. इफ ही फील्स से नहीं चलेगा, ही हैज टू प्रूव दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव. नाउ व्हाट इज 447? ये मैंने क्लास में आपको बताया था कि जो भी फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है, अगर फ्रॉड का अमाउंट इतना है तो ऐसा ऐसा होगा, एंड फ्रॉड अगर लेस दैन लोअर ऑफ द 2 10 lakhs और 1% ऑफ टर्न ओवर, देन और वर्ड यूज हो रहा है. पर अगर फ्रॉड इज एटलीस्ट इतना अमाउंट का अगर फंस जाता है, आपका केस अगर हो जाता है, तो उस केस में 3 गुना द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व, एंड भी है, जेल भी है. जेल के क्वांटम में भी फर्क आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या बहुत सारे पब्लिक इन्वॉल्व हैं या नहीं है. तो ये वापस से देखो ध्यान से, फिगर 447 अगर कभी पूछ ले एग्जाम में, रिसेंट ईयर्स में नहीं पूछा बट यू मे बी आस्क्ड.
ओके ध्यान से ऑब्जर्व करना फिगर को, और जो बारीकियां हैं और एंड की, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। ये लिख करके प्रैक्टिस करना होगा। इफ यू वाचिंग दिस रिवीजन क्लास, पॉज करो, एक व्हाइट पेपर निकालो, कोई भी व्हाइट पेपर निकालो, बिना देखे लिखो, देखना गलती होगा, फिर उस गलती को इस वीडियो और इस मार्किंग से रेक्टिफाई करो। चलो, वेरी गुड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिसस्टेटमेंट? ओमिशन भी मिसस्टेटमेंट होता है, और कई जजमेंट्स के बारे में भी हमने यहां पर देखा था। तो एक बार ये रीड कर लीजिएगा, बिकॉज कई बार ये सेम, क्योंकि इंस्टीट्यूट मैट के हैं ये, इन्हीं में से घुमा फिरा के भी कई बार क्वेश्चंस ड्राफ्ट हो जाते हैं। ओके, आ रहा हूं, बैठने बोलिए। सिविल लाइबिलिटी। नाउ सिविल लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। जैसे वहां क्रिमिनल लाइबिलिटी में एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सिविल लाइबिलिटी में क्या होता है? where a person has bought the securities of a company acting on the faith of the prospectus। यानी ये लाइन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े थे, प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए बातों से अगर कोई इन्फ्लुएंस हुआ हो, ऐसे सिचुएशन में द कंपनी, याद रखिएगा सिविल लाइबिलिटी इज किसके ऊपर है? कंपनी एंड कंपनी, और उसके अलावा डायरेक्टर, एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड, प्रमोटर हु हैज ऑथराइज्ड द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक्सपर्ट लायबल होगा अगर उनके उस स्टेटमेंट में कुछ गलती है। तो दे विल कॉम्पनसेट टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस और डैमेज, अगर लॉस और डैमेज सस्टेन हुआ। यानी सिविल लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर भी है, सिविल लाइबिलिटी ऑन कंपनी प्लस इन लोगों पर। क्रिमिनल लाइबिलिटी किसके ऊपर था? एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो हाउ टू एस्केप सिविल लाइबिलिटी, उसके कई केसेस है कि आप कैसे बच सकते हैं सिविल लाइबिलिटी से। और अगर इन्वेस्टर्स कोई बेनिफिट क्लेम कर लेता है इस मिसस्टेटमेंट के बारे में जानने के बाद भी, तो मतलब माना जाएगा कि वो खुद ही अप्रूव कर रहा है, एंड देन वो कैंसिल नहीं कर सकता इस कॉन्ट्रैक्ट को, एंड ही कैन नॉट क्लेम रिफंड। बट वो कॉम्पनसेशन मांग सकता है, पर पूरा पैसा रिफंड नहीं मांग पाएगा। ऐसा हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते थे, लॉस ऑफ राइट ऑफ रेसिशन। आफ्टर बिकमिंग अवेयर अबाउट द फ्रॉड, स्टिल यू आर नॉट कैंसलिंग, तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। नाउ हाउ टू एस्केप सिविल लाइबिलिटी? 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 केसेस थे कि आपने डायरेक्टर बनने के लिए हाँ बोल दिया, और बनने के बाद आपने कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, और अब आपके बिना परमिशन से ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है। मैं फुल स्क्रीन करता हूं, पढ़िएगा ध्यान से। आपने डायरेक्टर बनने के लिए हाँ बोल दिया था, देखो लैंग्वेज, और आपने विड्रॉ कर लिया कंसेंट। इधर पे आपने कभी हाँ बोला ही नहीं डायरेक्टर बनने के लिए, आपके बिना परमिशन के इश्यू हुआ है। तो आप अब इमीडिएटली बताइए, immediately gave a reasonable public notice। आपने कोई स्टेटमेंट दिया है एक्सपर्ट की रिपोर्ट को पढ़ के, और आपको लगा एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, या आपने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़कर कोई स्टेटमेंट दिया था, तो आप ये अगर सबूत दिखा दें कि आपने तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ के कोई स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में दिया था और बाद में पता चलता है वो गलत है, अब पता चल रहा है, तो आप बच जाएंगे। तो सी जो इतना बड़ा था उसको हमने यहाँ पे इजी कर दिया है 3 और 4 में। तो डायरेक्टर्स वाले केस समझ में आए, एक्सपर्ट वाला केस समझ में आया, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वाले में भी आप बच जाएंगे। तो सिविल लाइबिलिटी में आप कॉम्पनसेट करेंगे इफ द पर्सन हैज सस्टेन्ड लॉस और डैमेज। पक्का एवरीवन? श्योर? और क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या होता है? अगर मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, चाहे लॉस नहीं भी हुआ है, तो भी क्रिमिनल लाइबिलिटी में पकड़ा जाएगा। लॉस फ्रॉम मिसस्टेटमेंट इज नॉट एसेंशियल। सिविल लाइबिलिटी में लॉस फ्रॉम मिसस्टेटमेंट इज एसेंशियल। ओके, दोनों में फर्क समझ में आया? यहां पे कंपनी को भी पकड़ा जा रहा है, एंड दीज पर्संस आर आल्सो लायबल। एंड हाउ कैन यू एस्केप सिविल लाइबिलिटी? डायरेक्टर्स कैसे बच सकते हैं, बाकी लोग कैसे बच सकते हैं, दिखाई दिया। बट अगर मैं बात करूं हाउ टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी, वहां पे ग्राउंड्स अलग है। तो तुमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सिविल का पूछा है या क्रिमिनल का पूछा है। वैसे लेआउट,
नाउ दीज आर सम इजी टॉपिक्स, यहाँ पर देखिए खत्म होने वाला है टॉपिक। लोगों को आप इंड्यूस करके कुछ झूठा झूठा फोरकास्टेड बातें करके, मिसलीडिंग बातें करके लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर 447 लगेगा। बैंकों को झूठा झूठा कोई सर्टिफिकेशन दिलवा रहे हैं आप क्लाइंट के लिए ताकि उनको फंडिंग मिल जाए, 447 लगेगा। एंड ये जो लोग हैं जो अफेक्ट होंगे वो क्लास एक्शन सूट्स बोल के कॉन्सेप्ट होता है, फाइनल में पढ़ोगे या बाद में एडवांस सेक्शंस में सीएस वाले लोग पढ़ते हैं, मिलकर एक्शन लेंगे 34 35 के अंदर। एंड और फिक्टिशियस नाम में अगर कोई आदमी अप्लाई करता है उसके ऊपर भी 447 लगे, यानी 447 फिक्टिशियस नेम में एप्लीकेशन करने से लग रहा है 447। और कब कब लग रहा है ये भी दिखाई दे रहा है आपको, 447 कई जगह और लग गया है, तो एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए था। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपने स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर के भाव देखकर खरीदे, बाद में पता चला कि प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, तो आप कंपनी से नहीं क्लेम कर सकते। जब आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हो तो आप कंपनी से मांगने नहीं जा सकते, बिकॉज प्रोस्पेक्टस के मिस स्टेटमेंट ने आपको इंड्यूस नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से। याद रहेगा आपको, रिमेंबर दिस। उसी तरह आप देखोगे यहां पर भी कई केस स्टडीज थे जो मैंने आपको बोला था दैट यू शुड हैव रेड। कुछ चीज छुपाना भी मिसस्टेटमेंट माना जाता है। सेम टाइप के क्वेश्चंस वी हैव स्टडीड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉड वाले सेक्शंस में भी हमने पढ़ा है ऐसा कुछ। क्वेश्चन 9, जो सेक्शन 26 में क्या क्या कंटेंट्स आएगा ना उसके बारे में घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको घर में रीड कर लीजिएगा हाउ द क्वेश्चन इज ड्राफ्टेड। उसके बाद क्वेश्चन 11 देखो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस, वो किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार पढ़ के देखिए, फुल स्क्रीन स्टार्ट रीडिंग। तो रिवीजन में मैं एक्सपोजर ऑफ डायनामिक क्वेश्चंस भी दिखा दे रहा हूं ताकि कम टाइम में रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है। मैं झूठ मूठ के एक लंबे लंबे 2-2 घंटे के प्रैक्टिस सेशन लूंगा, मैं लिखूंगा आप लिखेंगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं, बिकॉज यू आर नॉट अपियरिंग ओनली फॉर लॉ, यू हैव अ वेरी ह्यूज जाइजेंटिक साइज सिलेबस कॉल्ड टैक्सेशन 2। तो यहां जितना आप स्मार्टली पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। स्टार्ट रीडिंग। आप फंड्स रेज करना चाहते हैं बिना ऐसे ऐसे किए 1 साल तक, वो इनडायरेक्टली शेल प्रोस्पेक्टस बोल रहा है, पढ़िए। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट आप देखोगे, ये पढ़िए, एक अलॉटी ने एक्शन लिया डायरेक्टर की फॉल्स स्टेटमेंट से प्रोस्पेक्टस में। डायरेक्टर बोल रहा है अरे वो तो प्रमोटर बनाया था, हम तो सिर्फ रिलाई किए थे, तो क्या ऐसे वो बच जाएगा? तो वेरी गुड, घुमा के पूछा है तो एक बार ये पढ़ा हुआ होना चाहिए था। कुछ कुछ केसेस में वो आप बचते हैं, बट ये कोई ग्राउंड नहीं है बचने का। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी देखा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन 14 अगेन गुड क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला था ना आपने स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा है, इसमें भी देखिए कुछ ऐसा ही हुआ है। इसको पढ़ लीजिए एक बार। तो इससे क्वेश्चंस देखे हुए होने चाहिए, अदरवाइज आपको है ना एग्जाम में समझ में नहीं आएगा।
जस्ट अ सेकेंड, या रीड क्वेश्चन 14 वंस. आप घर में एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा. कोई भी आंसर यस या नो से शुरू नहीं होता, ये हिंट्स है. जो इन्वेस्ट किया हो ऑन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस. क्वेश्चन 15 वेरी गुड. एक इन्वेस्टर सीयू किया कि प्रोस्पेक्टस में फ्रॉडुलेंट मिसस्टेटमेंट्स है, वो आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता बहुत बड़े बड़े सेक्शन नंबर्स दे देगा डराने के लिए. वन ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन ये बोल रहा है, Mr. Raju did not take any share. Since he has not borne any sort of loss, he cannot seek the remedies. And therefore they are not punishable. वो तो खरीदा ही नहीं शेयर, वो शेयर में खरीदने वाला था. Because fraud is not committed against Raju. तो whether the person who has authorized the prospectus is punishable? Answer yes है. Because wrongful gain or loss is not essential constituent of fraud under 447. Why God? चाहे लॉस सफर नहीं किया है, पर फ्रॉड की अगर कोशिश भी की जाती है तो आप 447 के अंदर फंस जाते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन को वापस पढ़िएगा. अगर आप घर से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. तो आप एग्जाम में अगर ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं हो तो आप सोचने लग जाओगे कि लॉस तो हुआ ही नहीं है. क्रिमिनल लाइबिलिटी तो लगने ही वाली है आपको यहां पर. क्वेश्चन 16 पढ़िए. मार्केट वॉलेटाइल है, प्राइस अभी समझ नहीं पा रहा है कितना करना है, तो उसके लिए क्या एडवाइस है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर. सो प्रोस्पेक्टस के सारे बेस्ट क्वेश्चंस एट वन प्लेस वी आर फाइंडिंग इट आउट. पक्का? ये पढ़िए. ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे. सो प्रोस्पेक्टस चैप्टर इजी है, बट इफ यू हैव नॉट रिवाइज्ड इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट या सम ट्रिकी क्वेश्चंस, आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबका पढ़ा हुआ रहता है, बट इन एग्जाम व्हेन यू गेट एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन कि मार्केट वॉलेटाइल है, प्राइस फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, बताओ क्या होगा, देन थिंग्स बिकम डिफरेंट. चेक कर लीजिए. Read it, please read it. So this completes revision of your prospectus. कुछ ही टाइम में हम कुछ और भी शुरू करेंगे. एक बार just a second. फुल स्क्रीन है ना? हाँ. तो कोई भी इंसान बच सकता है जैसे ही उसको पता चले कि अरे मेरा नाम किसने लिख लिया, मैं तो शामिल नहीं हूं. तो एक्सपर्ट का नाम किसी ने यूज कर लिया जबकि उसने विड्रॉ कर लिया था, तो बचने का भी यही तरीका यहां पे भी डायरेक्टर्स की तरह सेम तरीका है. तो इट्स अ गुड वन. ले आउट प्लीज. Covers revision of prospectus. Calcutta में मैं एक और revision लूंगा after the break and I'll get that added too. Thank you so much. एक बार रुकिएगा. Started. Okay. तो चलिए शुरू करते हैं. प्रोस्पेक्टस इसके पहले हमने किया होगा या आपने अगर नहीं भी किया तो हो सकता है आप ये पहले कर रहे हो, whatever. Now we'll start with some small sections like आप कई बार हमारे से पढ़ते हैं. There is something called minimum subscription. Underwriters जो आपके shares के लिए कमिटमेंट देते हैं कि अगर पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करेगा तो हम आपका शॉर्टफॉल सब्सक्राइब करवा देंगे. अंडरराइटर्स कमीशन. तो ये सारी बातें हम यहां पर देखेंगे. ये दो सेक्शंस में मतलब बेसिकली घूम रहा है, 39 एंड सेक्शन नंबर 39 एंड सेक्शन नंबर 40. तो ये दो सेक्शंस अभी हम इस छोटे से रिवीजन क्लिप में पहले देखेंगे कि जब भी हम कोई प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट करते हैं उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोल के लिखा रहता है. And what is this minimum subscription? 90% of the offer जो भी आप पब्लिक को दे रहे हैं उसमें 90% कम से कम आपका सब्सक्राइब होना चाहिए.
और इसी 39 में ये लिखा है कि एप्लीकेशन मनी, कंपनीज एक्ट बोलता है 5% ऑफ द फेस वैल्यू मिनिमम आपका एप्लीकेशन अमाउंट होना चाहिए। सेबी ऑफ कोर्स इसको 25% बोलता है। ओके, एंड अगर आपका ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होता है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, अगर कंपनीज एक्ट के एंगल से क्वेश्चन आता है, इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट अचीव्ड विद इन 30 days from the date of issue of prospectus, then you have to refund it within 15 days from the closure of the issue. इशू क्लोज होने के 15 दिनों के अंदर ये रिफंड कर दीजिए। और अगर आप रिफंड नहीं कर पाते हैं टाइम से 15 दिन के अंदर, then directors and other officers in default, उनके ऊपर कुछ लगेगा। they have to repay with money with interest 15% पर एनम के साथ। एंड ये जो भी एप्लीकेशन मनी आ रहा है ना, दिस एप्लीकेशन मनी विल बी केप्ट इन अ शेड्यूल्ड बैंक, इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। ओके, तो ये याद रखिएगा, दिस इज व्हाट 39 कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका अचीव हुआ होना चाहिए 90%। मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो भी आ रहा हो अलग रख रहे हैं आप। और अगर ये अचीव नहीं हो रहा है विद इन 30 days फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, then within 15 days from the closure of the issue, remember 15 दिनों के अंदर आप इसे रिफंड कर दीजिए, वरना इंटरेस्ट के साथ 15% इंटरेस्ट के साथ रिफंड करिएगा। इसी 39 में एक बात लिखा हुआ है कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बोल के एक रिटर्न होता है विच इज पास 3। ये जब भी आप शेयर अलॉटमेंट करते हैं विद इन 30 days यू हैव टू फाइल। पर याद रखना, यही अगर पास 3 प्राइवेट प्लेसमेंट के क्वेश्चन में आता है then the answer changes। अगर पास 3 की कॉन्सेप्ट प्राइवेट प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में आता है then it is within 15 days। नॉर्मली पास 3 की फाइलिंग जो होती है शेयर अलॉटमेंट के लिए, इट इज विद इन 30 days ऑफ अलॉटमेंट। बट अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के एंगल से कोई क्वेश्चन के अंदर एक विंग आ रहा है या शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है या एमसीक्यू आ रहा है, देन इट इज विद इन 15 days। तो मैंने इसी प्लेटर पे दोनों चीज आपको रिवाइज करवा दिया। फिर हम जाते हैं सेक्शन नंबर 40 में। अच्छा, व्हाट इज ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम जब इशू साइज लाते हैं ना, कि बोलते हैं 1000 करोड़ का इशू आ रहा है, उसमें कुछ प्रमोटर लोग को मिनिमम लेना ही पड़ता है कंट्रीब्यूशन, सेबी के रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ रिजर्वेशन हमारे कुछ जान पहचान वाले लोगों के लिए होते हैं, एंड बाकी होता है नेट ऑफर टू पब्लिक। ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट में ये दोनों भाग माना जाता है, रिजर्वेशन प्लस नेट ऑफर टू पब्लिक। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, बट यू मस्ट नो अबाउट दीज पॉइंट्स। ये सब एग्जाम में इतने डिटेल्स में नहीं आता है कि इशू साइज पूरा का पूरा पब्लिक को नहीं जाता है। तो मुझे जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखना पड़ता है वो इस भाग का देखना पड़ता है, जो भी ऑफर हम ला रहे हैं थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, इसका 90%, नॉट ऑफ द एंटायर इशू साइज। बिकॉज इशू साइज में तो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बोल के भी कॉन्सेप्ट होता है, वो हमारे लिए रेलेवेंस उसका नहीं है। तो ये सारी बातें हमने दिखाई दी। और ये जो इंटरेस्ट 15% लगता है अगर हम रिफंड नहीं करते हैं 15 दिन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू, देन इट इज इंटरेस्ट इज फ्रॉम द 60th day, 60वां दिन से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सेबी में रिफंड करने का टाइम कुछ और है, पर ऑफ कोर्स कंपनी लॉ के पेपर में वी आर राइटिंग एज पर कंपनीज एक्ट एवरीथिंग। तो 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। अब इसमें कैच है, ऑफर फॉर सेल में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं लगता है, तो कई बार एमसीक्यू इस एंगल से भी आ सकता है और आप देखते ही 90% ह्यूमन टेंडेंसी रहेगा 90% को टिक करना। बट ऑफर फॉर सेल में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हाट इज ऑफर फॉर सेल? जब प्रमोटर्स या बड़े शेयर होल्डर्स अपनी होल्डिंग कंपनी के थ्रू बिकवाते हैं, दैट इज ऑफर फॉर सेल। ये देखिए, तो ये सारी बातें सेक्शन 39, 39, 39 में लिखा है, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे वो ये वाली बातें ये 40 में लिखी हुई है, सेक्शन 40। ये भी 39 में लिखा हुआ है, ये भी 39 में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजों का मुझे पालन करना होगा। नाउ व्हाट इज 40? व्हाट इज 40? इधर देखोगे, हर कंपनी जो भी पब्लिक ऑफर लेके आ रहा है, सेक्शन 40 में लिखा है, बिफोर मेकिंग पब्लिक ऑफर इट विल मेक एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस। पता है कई बार आप फाइनल्स में पढ़ोगे अनलिस्टेड कंपनी इज कमिंग आउट विद पब्लिक इशू, तो आप भावुक हो जाते हो, सर कैसे पॉसिबल है, लिस्टेड नहीं है तो पब्लिक इशू कैसे लेके आ रहा है? अनलिस्टेड कंपनी भी पब्लिक इशू लेके आ सकता है। उसने अपनी एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग जमा दे दी है और लिख दिया है प्रोस्पेक्टस में, मैंने ये स्टॉक एक्सचेंजेस में जमा दिया है, और एक भी स्टॉक एक्सचेंज अगर उसको रिफ्यूज कर दे तब उसका वो आईपीओ नहीं आ पाएगा। पर ये क्लैरिटी आ गई कि
एट द टाइम ऑफ कमिंग आउट विथ आईपीओ आप लिस्टेड कंपनी हो जरूरी नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपकी एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग जमा हो गई हो, एंड प्रोस्पेक्टस विल स्टेट द नेम्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस जहां जहां आपने अप्लाई किया है, और ये पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट शेड्यूल बैंक में रखेंगे, आप यूज नहीं करेंगे. ओके और कोई काम के लिए. एंड अगर एक भी स्टॉक एक्सचेंज मना कर दे तो आप फिर ये आईपीओ नहीं ला सकते हो. ओके इसी में हमने फिर अंडरराइटर्स कमीशन भी पढ़ा था इसी चैप्टर के अंदर, कि अंडरराइटर्स कमीशन आप दे सकते हो फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज में सब आता है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. एक्चुअली सिक्योरिटीज का डेफिनेशन कंपनी लॉ में वही है जो कंपनीज एक्ट के अंदर था. इसमें कुछ कुछ एक्सक्लूडेड था, लाइक यूलिप्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, दे आर नॉट सिक्योरिटीज. वरना बहुत टाइप के सिक्योरिटीज इसमें आते हैं, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज जो सिक्योरिटीज इशू करती है, वो सब अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, सब आता है, बट यूलिप्स आर नॉट. सो आप क्या अंडरराइटर्स को कमीशन दे सकते हो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपका एओए ऑथोराइज करता हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोर्स क्या हो सकता है अंडरराइटर्स कमीशन का, देखोगे जो आपने आईपीओ से पैसा इकट्ठा किया है वो भी यूज कर सकते हो, या प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वो भी यूज कर सकते हो. इसी में आप देखोगे रेट क्या दे सकते हो, आर्टिकल्स में एक रेट लिखा होगा या कंपनी लॉ में लिखा होगा, शेयर्स के लिए इतना, डिबेंचर्स के लिए इतना, विच एवर इज लेस. फिर आपके प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे आपको, आप जब अंडरराइटर्स को कमीशन देते हो. और अंडरराइटर्स को जो पब्लिक के लिए आपने ऑफर किया था उन शेयर्स के लिए आप देते हो कमीशन. कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अंडरराइटर्स की जो होती है वो आरओसी को जमा देनी पड़ती है व्हेन यू आर डिलीवरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन. स्टार्ट रीडिंग. तो अंडरराइटर्स में ये वाला पॉइंट बहुत देखने लायक है कि आप कमीशन प्रोसीड्स ऑफ द इशू को यूज करके भी दे सकते हो. स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. यू कैन ऑल्सो यूज प्रोसीड्स ऑफ द इशू. तो अंडरराइटर्स कमीशन वाली बातें भी आपको दिख गई. दिस इज सेक्शन नंबर 39, 40, 41, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर. ना इसी क्लास में एक टॉपिक था जो आजकल पॉपुलर नहीं रहा एग्जाम में. कई बार कंपनीज क्या है ना, इंडिया में उन्हें फंड्स रेज करना का दरकार पड़ता है, नॉट वेरी पॉपुलर इन एग्जाम. तो इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर जीडीआर इशू करती है. जीडीआर इज इशूड बाय इंडियन कंपनी. इनफैक्ट रिलायंस वाज द फर्स्ट कंपनी जो बाहर जाके जीडीआर इशू करके अपने आप को इंडिया के बाहर वाले स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करवाई थी, क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स तो इंडियन रुपीज में रहेंगे, वो बाहर लिस्ट नहीं होते हैं. सो इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है बाहर लिस्ट कराने के लिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. ये ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट में एक फायदा क्या है, यू कैन गेट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एंड अगेन बैक इनटू जीडीआर. ये सब पॉसिबल है. तो अगर कोई कंपनी, इंडियन कंपनी जीडीआर इशू करती है तो उसको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है एक बार आइडिया होना चाहिए. एसआर इन जनरल मीटिंग पास करना पड़ेगा. इसके अलावा यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स का पालन करना पड़ेगा. फिर यहाँ पर एक चीज़ और आप देखोगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स भी होगा, क्योंकि बाहर से आप फॉरेन करेंसी रेस कर रहे हो, वो सब भी यहाँ पर पिक्चर में लगेंगे. एफडीआई के कुछ पॉलिसीज होंगे, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये कुछ 4-5 बातें एक बार रीडिंग की भी होनी चाहिए कि इंडियन कंपनीज जब जीडीआर के थ्रू पैसा रेस कर रहा है, दीज पैरामीटर्स विल कम इनटू पिक्चर. एक और कॉन्सेप्ट है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, और ये सबका एमसीक्यू में रॉन्ग हो जाता है. आइडियाज आर इशूड बाय इंडियन कंपनी, सब टिक करके आ जाते हैं इंडियन कंपनी. आंसर है, जैसे यहां की कंपनी बाहर से फंड्स रेस कर रही है और जीडीआर इशू कर रही है, फॉरेन कंपनी भी चाहे तो इंडिया से पैसा रेस कर सकती है और वो आईडीआर इशू करते हैं. अभी तक एक ही ऐसा आया था, उसके बाद कभी नहीं आया. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भारत से पैसा रेस किया था आईडीआर इशू करके, उसके बाद वो भी फ्लॉप हो गया था बेसिकली. तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ नहीं पढ़ने की दरकार है. मेन क्लासरूम में वी हैव डन, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी दिस अगेन, पर मैंने टच कर दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको. श्योर एवरीवन. ये क्वेश्चन देख लो, अंडरराइटर कमीशन के ऊपर है. कुछ नहीं, रूल्स ही लिखना है, पर एक बार एक्सपोजर देख लो, ऐसा आपने कुछ क्वेश्चन बनाया है ना. श्योर.
ये देखिए क्वेश्चन 12, यहाँ पे बेसिकली 39 + 40 दोनों को यूज किया जा रहा है। तो एक बार आपका ये सब देखा हुआ होना चाहिए था। आई जस्ट शो यू द क्वेश्चन, रीड इट, टेक योर टाइम, रीड इट। आंसर तो आपके है ही। आप वीडियो पॉज करके इस अंश पे चले जाइएगा व्हेन यू आर हैविंग दिस बुक, या आप कोई भी बुक देखोगे सेम क्वेश्चन दिखाई देगा, बिकॉज क्वेश्चन बैंक आर मेड आउट ऑफ योर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, एमटीपी आरटीपी, विच एवरी कोचिंग सेंटर इन इंडिया फॉलोज। check it out. Sure, very good. अब एक चीज दिखाता हूं आपको, वेरी इंटरेस्टिंग। ये अंश भी अगर कर लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज इसका भी रिवीजन करवा देता हूं इसी में। सेक्शन 19 से 25 कुछ छोटे छोटे अंश है। सेक्शन 19 से 25 कुछ छोटे छोटे अंश है। लेट अस रिवाइज दिस ऑल्सो। नाउ यूजुअली जब मैं एक वर्ड बोलता हूं ना, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करता है सब्सिडरी कंपनी में ग्रेटर दैन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो होल्डिंग कंपनी इज अ मेंबर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो मेरा क्वेश्चन है, कैन अ सब्सिडरी बिकम अ मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी? हमारा क्वेश्चन है, क्या एक सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का मेंबर हो सकता है? तो आंसर नॉर्मली क्या होगा? नॉट पॉसिबल। होल्डिंग कंपनी इज अ मेंबर ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। ओके, बट अब यहां क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मली इट इज नो। तो उल्टा घुमा के पूछता हूं, क्या ना, वापस पूछता हूं, क्या ना सब्सिडरी बिकम अ मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी? इसका मतलब क्या है? क्या होल्डिंग कंपनी अपने शेयर्स अलॉट कर सकता है सब्सिडरी कंपनी को? नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं बन सकता है। बट लॉ में हर चीज का एक्सेप्शंस होता है। एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन? अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का रिलेशन बनने के पहले उसमें पहले से कुछ शेयर्स होल्ड करता था, तो वो कंटिन्यू टू होल्ड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमको एग्जाम में डेट्स ऑफ अलॉटमेंट देखने हैं, दैट विल डिसाइड पहले से है या फ्रेश है। वंस द रिलेशनशिप ऑफ एचएस हैज कम इनटू पिक्चर, होल्डिंग कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स टू सब्सिडरी। और तुमको बेवकूफ बनाएगा वहां मिनिमम सब्सक्रिप्शन और की बात करके, वो होती रहेगी बात, बट अ होल्डिंग कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स टू सब्सिडरी कंपनी। बट एक और तरीका है, और एक तरीका क्या, आप ये देखो बोर्ड पर, अगर सब्सिडी इन सम केसेस एस कैन होल्ड शेयर्स इन एच, और इन पहले दो केसेस में तो वोटिंग राइट्स भी अवेलेबल होगा। जैसे ये जो मैंने केस बताया था ना कि वो पहले से होल्ड कर रहा है, वहां पे वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड। पर पहले दो केसेस जो आप देख रहे हो, जहां सब्सिडरी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रहा है, या सब्सिडरी इज होल्डिंग द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एज अ ट्रस्टी, तो इन दो केसेस में वोटिंग राइट्स भी अवेलेबल है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इस पे केस स्टडी भी कई बार आया हुआ है, और घुमा कर आएगा एग्जाम में। तुमको हमेशा डेट्स, परसेंटेजेस, हड़बड़ा के कोई कंक्लूजन पे मत आना। कई बार 2-3 सेक्शंस को एक साथ मिला के या उसके एज एन एक्सेप्शन भी पढ़ना पड़ता है। दिस वाज 19। 20 सिंपल, कंपनी को अगर कोई डॉक्यूमेंट देना चाहता है, ओके, तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर दो, या कंपनी के ऑफिसर को भी भेजना चाहते हो तो रजिस्टर ऑफिस पे भेजो, और ये मोड से आप भेज सकते हो। आरओसी और किसी मेंबर को अगर डॉक्यूमेंट भेजना है तो ये मोड से भेजो। मेंबर बोलता है मेरे को स्पीड पोस्ट से भेजो, तो उसके लिए उसको अलग से पैसा देना पड़ेगा। ये सारे में से कोई भी मोड यूज किया जा सकता है। पर एक कंपनी के आर्टिकल्स ने लिख दिया कि ऐसे ही भेजना पड़ेगा, और कंपनी ने वैसे नहीं भेजा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब एक्ट आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रहा है, आर्टिकल्स के थ्रू आप कोई एक पर्टिकुलर मोड में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आई शो यू व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। रीड दिस क्वेश्चन। आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स की डॉक्यूमेंट अगर कंपनी को देना है तो ओनली थ्रू फैक्स देना होगा। तो रमेश ने तो उसको बाय पोस्ट भेज दिया, ऐसे तरीके से जो ऊपर हमने पढ़ा था। देखो ऊपर हमने बहुत सारे तरीके पढ़े थे ना कंपनी के ऊपर देने का, बहुत सारे अवेलेबल थे, पर आर्टिकल्स में लिख दिया था फैक्स से ही देना होगा। वो रजिस्टर ऑफिस पे भेजेगा और ये मोड्स यूज कर सकता है। तो हाउ कैन आर्टिकल्स कर्टेल द मोड्स गिवन बाय द कंपनीज एक्ट? समझ में आ रहा है आपको? तो लिखने का पैटर्न समझिए, रीड करिएगा इस क्वेश्चन को एक बार एज योर प्रैक्टिस।
साइनिंग डॉक्यूमेंट्स की कैसी होगी? ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हु विल साइन? या तो केएमपी या एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जिसको बोर्ड ऑथोराइज करे कि इस चीज का साइनिंग आप कर सकते हो. ये ड्यूली ऑथोराइज बाय द बोर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज और ये प्रॉमिसरी नोट, ये कौन बेसिकली एग्जीक्यूट कर सकता है इसके बारे में था. और कोई भी कंपनी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखती है या कोई अटॉर्नी क्रिएट करती है तो कौन साइन कर सकता है, ये वाली बात भी लिखी हुई है यहाँ पर. ओके, तो सेक्शन 21 हु विल साइन, ऐसा कुछ मिल रहा है लिखा हुआ आपको कि कौन साइन करेगा. नेक्स्ट, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट. नाउ पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकता है ये तरीके से. क्या क्या तरीके से पब्लिक कंपनी इशू कर सकता है सिक्योरिटी? प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू और बोनस इशू. सर बोनस इशू से तो कुछ पैसा नहीं आता, तो मैंने पैसे की बात नहीं लिखी. सिक्योरिटीज इशू करने के लिए पब्लिक कंपनी के पास बोनस इशू भी एक तरीका होता है. प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, एक बार रीड किया हुआ होना चाहिए था. एंड जो वो आईएफएससी कंपनीज होती है, सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज में इशू सिक्योरिटीज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिडिक्शन, दैट इज योर आईएफएससी सेंटर्स को बोला गया है यहाँ. वो वहां पर भी लिस्ट हो सकते हैं. अभी तक वही नोटिफाइड हुई है, परमिसिबल फॉरेन जुरिडिक्शन. इंडियन कंपनी आईएफएससी सेंटर्स पर वाले स्टॉक एक्सचेंज पर अपने आप को लिस्ट करवा सकते हैं, वरना वो जीडीआर वाला रूट ही आपको यूज करना पड़ता है. दिस इज 23. अब यहां बोला जा रहा है कि अगर ये दो मैटर्स से रिलेटेड हो ना, लिस्टेड कंपनीज के केस में, अगर कोई ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी 1, 2 एंड 3, ये तीन मैटर्स लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी एडमिनिस्टर करेगा. सेबी विल बी हैंडलिंग दीज कंप्लेन्स. अगर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड लिस्टेड कंपनी का कोई केस हो, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, याद रखना. बाकी मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगा, पर ये तीन मैटर्स लिस्टेड कंपनी का सेबी विल बी हैंडलिंग. तो इस पर कोई एमसीक्यू आ सकता है, तो एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए था. नाउ दिस इज सेक्शन 25, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस. कि कई बार कंपनी को पता है कि हम अगर पब्लिक को इश्यू लाएंगे तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज का पालन करना पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट विद पब्लिक इशू, वो किसी दूसरे को देती है, और फिर वो दूसरा विद इन 6 months पब्लिक को दे देता है. और आप जब किसी दूसरे को देते हैं, आप दिखाते हो ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट है, मैंने तो एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिया था, एंड वो विद इन 6 months पब्लिक को दे देता है. तो ये एक तरीका टेस्ट करने का है कि आप किसी को देते हो और उसकी अंडरस्टैंडिंग रहती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि देखो हम देंगे तो प्रॉब्लम है, तुम पब्लिक में ऑफलोड कर देना. तो ये लाइंस पर एमसीक्यू बहुत एग्जाम में आ सकते हैं. The offer of securities to the public was made by that person. तुमने किसी को अलॉट किया and within 6 months अगर वो पब्लिक को आ जाता है तो डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा. या जिस दिन ऑफर आप लेके आ रहे हो ना, the date when the offer was made, पूरा पैसा आपको नहीं मिला है, क्योंकि वो आदमी फिर बाजार में जाएगा, इसको इशू करेगा, फिर पैसा आएगा वो आपको देगा, तो इनडायरेक्टली आपका ये पब्लिक इशू माना जाएगा. At the date when the offer was made, the whole consideration has not been received. और ऐसे ऑफर डॉक्यूमेंट्स को कौन साइन करता है? बिकॉज पब्लिक इशू में ऑफर डॉक्यूमेंट इज प्रोस्पेक्टस, राइट्स इशू में ऑफर डॉक्यूमेंट इज लेटर ऑफ ऑफर. तो ये भी अपने को चेक करना पड़ेगा. या तो कंपनी है तो फर्म है तो ऐसे डायरेक्टर्स, ओके. सो दिस इज ऑल. नाउ ये क्वेश्चन देखिए, ये सेक्शन 19 पर बेस्ड एक क्वेश्चन है. मैं का फुल पेज करता हूँ, अपने क्लास में भी किया था, वही है. और इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो रफ में एक बार डायग्राम एनविसार्च कर लेना चाहिए, कौन किस में होल्ड कर रहा है, क्या डेट पे बात हो रहा है. सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन पे नजर डाल के असेस करना कि आपने ऐसे क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस कभी किए हों. मैं हट जाऊं, ठीक है, आई विल जस्ट चेक कर लीजिए. छोटे छोटे रिविजन्स और बचेंगे, एनुअल रिटर्न, एसबीओ, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ छोटे और रिविजन्स,
वो बाद में यूट्यूब पे आ जाएंगे। ओके, वेरी गुड। एनुअल रिटर्न चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चंस आता है, जब भी आप कर लोगे वो भूलना मत, एनुअल रिटर्न यू मस्ट डू। फिर ये क्वेश्चन देखो, वेरी साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था एक बार, तो एक बार चेक करो ऐसा क्वेश्चन आपने भी किया है क्या। कोई भी डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, उसको कौन साइन करेगा वो सब यहाँ लिखा हुआ है। क्या वो केएमपी था, क्या वो ऑथोराइज्ड ऑफिसर था, या एम्प्लॉय जिसको बोर्ड ऑथोराइज किया हो, या कंपनी ने उसको अथॉरिटी दी हो कि तुम साइन कर दो, तो कंपनी के बिहाफ पे वो डीड्स कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। तो ये ही वो टाइम है कि जहाँ जो जो क्वेश्चंस आपने मिस किया होगा, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट के मैट में भी था, आरटीपी एमटीपी में भी सेम क्वेश्चन दिखाई दे देता है। तो प्लीज़ एक बार एक्सपोजर चेक करिए, एंड साइनिंग वाले जो आंसर्स है इसको फिर से वीडियो पॉज करके, मेरे बुक में इट्स अराउंड दिस, एक दो आगे पीछे हो सकता है, वो आप चेक कर लोगे। पक्का एवरीवन। साइनिंग एंड ऑथेंटिकेशन की डायग्राम फिर से दिखा दिए यहाँ पर, डीम्ड प्रोस्पेक्टस वाला बात। एंड last but not the least, do not miss the revision on SBO, significant beneficial ownership, annual return, register of members, index of members. ओके, तो वो बेसिक्स भी अपने नहीं भूलेंगे, तो वो वाली रिवीजन क्लास भी आएगी, वो अपने ज़रूर से कर लेना है। थैंक यू सो मच। सो दिस कंप्लीट्स योर today's discussion. Thank you so much.